नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज मृतकों की संख्या 53 पहुंच गई है। बिहार में इस मुद्दे पर लगातार सियासी संग्राम जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने आधे घंटे बाद 12:30 बजे राजभवन मार्च का ऐलान किया है। जहरीली शराब से मौतों पर बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। आज इसे लेकर बिहार विधानसभा में भारी जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो एक तरफ नीतीश के इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से हो रही है और साथ ही साथ उनके बयान, यानी नीतीश ने जो बयान दिया था कि पियोगे तो मरोगे ही, पर भी बीजेपी को आपत्ति है कि ऐसे वक्त पर जब 50 से ज्यादा मौत के आंकड़े हो गए हो, इस तरीके के संवेदनहीन बयान देना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। थोड़ी देर में बीजेपी का राजभवन का मार्च है, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें जबरदस्त हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन बीजेपी नीतीश सरकार से ये मांग कर रही है कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन किस तरीके से वहां हंगामा जबरदस्त हुआ, जरा सुनिए। नहीं चलना देना चाहते हैं। अब सभा की कार्यवाही 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं कार्रवाई नियमानुसार आप लोगों के ऊपर करूंगा, इसलिए आप अपने आसन को ग्रहण करें। आप अपने आसन को ग्रहण करें। तो बवाल सिर्फ जहरीली शराब में मौत के आंकड़ों को लेकर नहीं है, बवाल नीतीश के बयान को लेकर भी है, क्योंकि नीतीश ने जो बयान दिया कि पियोगे तो मरोगे ही, उसको लेकर बवाल बीजेपी की भी ये कह रही है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। क्या बयान नीतीश ने दिया था, आपको वो बयान जरा सुनवाते हैं। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, आधे घंटे बाद यानी 12:30 बजे राजभवन का मार्च करने वाली है बीजेपी, ये उनकी तैयारी है, लेकिन सरकार की तैयारी और क्या है ठोस कदम इस पूरे मामले पर उठाने की? देखिए अर्पिता, अभी हंगामा चल रहा है, फिर से सदन शुरू हुआ है 12 बजे और हंगामा चल रहा है। 12:30 बजे राजभवन मार्च होना है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू हैं। यही बताएंगे कि भाई आखिर आप लोग राजभवन मार्च करने के पीछे का क्या, आप लोग का उद्देश्य क्या है? एक तो जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर आप हंगामा कर ही रहे हैं, राजभवन क्यों जा रहे हैं? देखिए, बिहार में एक बड़ा नरसंहार हुआ है। शराब माफियाओं के द्वारा ये नरसंहार हुआ है। पिछले 3 दिनों में जहरीली शराब पीने से लगभग सैकड़ों लोग मर चुके हैं, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। अभी भी लाशें आ रही है और सरकार इतनी निरंकुश है, वो कहती है कि जो पिएगा सो मरेगा, और लाश को आनन फानन में दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है, फोर्सली उसे दफनाया जा रहा है और कहता है कि मुकदमा हो जाएगा, नहीं तो जल्दी से लाश जला दो। इसी को लेकर के अभी सदन में विरोध जारी था। तो माननीय अध्यक्ष जी ना विपक्ष के आवाज को, माइक को बंद करते हैं, ना कोई वीडियो फुटेज बाहर जाने देते हैं, कैमरा को सिर्फ सत्ताधारी दल के सामने लगाए रखते हैं। इन बातों का जब विरोध हो रहा था तो अध्यक्ष जी काफी नाराज हो गए और फिर हाउस को एडजॉर्न किया। जो हमारी मांग है, हम मांग को रखते रहेंगे और इन्हीं सारे मांगों को लेकर के अभी फिर सदन का बहिष्कार हम लोग करेंगे और सदन का बहिष्कार करने के बाद महामहिम गवर्नर साहब के पास जाएंगे और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करेंगे। और दूसरा है कि जो गरीब दलित पिछड़े लोग मरे हैं उनको मुआवजा की मांग करेंगे। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, आप
आपका सदन शुरू हो गया, आप निकलिए। तो अर्पिता, ये थे नीरज सिंह बबलू, जो कि विधायक हैं बीजेपी के। अभी थोड़ी देर बाद 12:30 बजे ये लोग राजभवन मार्च के लिए निकल रहे हैं, जहां ठीक है। राज्यपाल से वो ज्ञापन सौंपेंगे। जी। और सबसे प्रमुख मांग जो इनकी है ये है कि मुआवजा देना चाहिए जो भी मृतक हैं। हाँ। उसको लेकर ये लोग काफी एग्रेसिव ठीक है अंदर सुजीत, जो है आप अंदर नजर जिस बनाए तरीके का रखिए, माहौल- क्योंकि विधानसभा स्थगित की गई थी, लेकिन एक बार फिर से विधानसभा शुरू हुई है और वहां पर बीजेपी के नेता पहुंचे हुए, हंगामा अभी भी चल रहा है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हुई है और इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। शराब से हो रही मौतों के मामले में प्रशासन खामोश है और वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाने में रखी अवैध चोरी करके शराब कारोबारियों की बेची गई स्प्रिट, जिससे तैयार जहरीली शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों में चर्चा है कि कुछ महीने पहले मशरक थाना पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त की थी। इन्हीं में से 210 लीटर स्प्रिट से भरा एक ड्रम थाना परिसर से गायब है। ग्रामीणों ने दबी जुबान में मशरक थाने के चौकीदारों पर इस ड्रम चोरी पर शराब माफियों को बेचने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इस खबर को अफवाह बता रही है। की चीज़ों पर हम लोग अगर कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उसकी भी जांच होती है, परंतु बहुत सारी चीज़ें जो चलती हैं वो अफवाह भी होती हैं और कई बार जो है वो हमारा ध्यान भी डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, किसी चीज़ का कोई साक्ष्य किसी के पास नहीं है और बाकी जो आरोप होते हैं वो अगर किसी के द्वारा लगाए जाते हैं या कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी निश्चित तौर पर हम लोग जाँच करेंगे। तो चौंकाने वाली जानकारी है। शराब से हो रही मौतों के मामले में प्रशासन खामोश दिख रही है, लेकिन जो स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो वो ये कह रहे हैं कि अवैध स्प्रिट चोरी करके शराब कारोबारियों को बेची गई है, जिससे ही तैयार हुई थी ये जहरीली शराब, जिसको पीने से 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ग्रामीणों में चर्चा है कि कुछ महीने पहले मशरक थाना पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त की थी और इन्हीं में से 210 लीटर स्प्रिट से भरा एक ड्रम थाना परिसर से गायब है। हालांकि पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ऐसी ये खबर जो फैलाई जा रही है ये सब अफवाह है, सच्चाई कहीं नहीं है। ग्रामीणों ने दबी जुबान में मशरक थाने के चौकीदारों पर ड्रम चोरी कर शराब माफिया को बेचने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इस खबर को अफवाह बता रही है, खंडन कर रही है इस बात की, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो इसके गुनहगार फिर बहुत हैं। कार्रवाई और लंबी होनी चाहिए। तो बिहार में शराब से मौत पर यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पेश करें, जब आंकड़ा पेश किया गया तो बीजेपी शासित राज्य अव्वल नंबर पे थे। आप देखिएगा एमपी 4 साल का आंकड़ा पेश दिया गया था, तो बीजेपी के शासित राज्य जो मध्य प्रदेश था उन 4 सालों में 16 से 20 में मौतें 1214 हुई मध्य प्रदेश में। सेकंड भी बीजेपी शासित राज्य कर्नाटका 909। आप देखिएगा हरियाणा 476, गुजरात 50 और बिहार में केवल 21 लोगों की मौत हुई। कब का आंकड़ा? 16 से 20 अभी जुलाई के महीने में, तो सवाल जुलाई के महीने में जब सवाल पूछा गया तब लोकसभा में, अब भाजपा की मंत्री और यहाँ भाजपा हंगामा करे तो क्या तो यहाँ सवाल, यहाँ इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश के सीएम, कर्नाटका के सीएम, हरियाणा के सीएम के भाजपा वाले लोग इस्तीफा मांगेंगे या बदलेंगे? क्या कार्रवाई की? और ये राज्य तो ऐसे राज्य जहाँ शराब मिल रहा है, इंग्लिश भी मिल रहा है। आप देखिए, आप भी विपक्ष में रहे, आप भी हंगामा करते थे, लेकिन हमारा कहने का मतलब इसका क्या विधान क्या दिख रहा है आपको? आपको शराबबंदी कानून जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराब तो कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। मंत्री के भाई के यहाँ से मिला केस हुआ तब ना हम लोग उठ के बोलते थे। यहाँ ये लोग कह रहे कि सरकार बिकवा रही। कहाँ से सरकार बिकवा रही? सरकार तो तब बिकवा रही थी जब भाजपा का मंत्री जो है उसी चीज को कर रहा है और संरक्षण दिया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी बिकवा रही है, कई जगह हुआ तो हमरा तो है ही नहीं। हम तो यही नहीं, यहाँ तो कार्रवाई की जा रही है ना। और देखिए जब शराबबंदी कानून बना तो बीजेपी वाले लोगों ने शपथ ली, आप तो थे, सब लोग थे। तब जो बात थी, जब नहीं मानना था तो उसी टाइम ना कहना चाहिए था। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि भाई जो शराब पिएगा वो मरेगा, मतलब जहरीली शराब जो भी पिएगा। देखिए मतलब अर्थ ये है कि भाई गलत कामों का गलत नतीजा होता है ना। आप बताइए,
शराब पीजिएगा तो हानि होता है कि नहीं होता, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ होता है कि नहीं होता, ये सारी चीजें तो नशा, धूम्रपान करना, ये सब तो इंजीरियस है ही। तो उनका कहने का अर्थात कि भाई गलत कामों का गलत नतीजा होगा। तो विधानसभा में देखिए हंगामा अभी भी चल रहा है। हालांकि कुछ देर पहले जब हंगामा हुआ तो स्थगित कर दिया गया था सदन को, लेकिन एक बार फिर से 12 बजे इसकी कार्रवाई शुरू हुई और एक बार फिर से हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के जो विधायक हैं वहां पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 50, फिर 53 और अब 57 पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा, जिससे नाराजगी भी बढ़ती नजर आ रही है। आप पीछे जाइए, पूछता हूँ, आप आसन के पास नहीं और पीछे जाइए। अपने जिले के मसरक और बगल का इलाका कोई पहली बार नहीं है और खुलेआम वहाँ पर शराब बिक रही थी। तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और मुख्यमंत्री अगर कहते कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। और देश में जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या वो भी मर जाएं? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी आपको क्या हो गया है। मैंने कभी आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करते भी नहीं देखा था। जब आ जाएगा तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी के रसूखदार नेता जो शराब कारोबारों से जुड़े हुए हैं, ये दूसरे राज्यों से शराब मंगाकर बिहार को बदनाम और लोग की मौत की घात उतारने का काम कर रहे हैं। और इस बीच बिहार में शराब से मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की गई है और साथ ही मृतकों के आश्रितों को मुआवजे की भी मांग की गई है। याचिका में इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई, लेकिन ये मांग खारिज कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये बिहार का शराब कांड का पूरा मामला, शराब से मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संजय, ये मामला पहुंचा और अभी अपडेट क्या है कि ये मामला खारिज भी कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी इस मामले की अर्जेंट हियरिंग इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि मेंशनिंग लिस्ट में ये मामला दर्ज नहीं है। लिहाजा एक दिन पहले मेंशनिंग लिस्ट में मामला दर्ज कराया जाता है, उसके बाद कोर्ट इसमें सुनवाई करता है। तो कोर्ट ने कहा कि पहले मेंशनिंग लिस्ट में इस मामले को दर्ज कराइए, उसके बाद फिर हम इस पर सुनवाई करेंगे। हालांकि आर्यवर्त महासभा की तरफ से ये याचिका दायर की गई हो जिसमें कहा गया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और साथ ही जो मरने वाले लोग हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। तो फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तुरंत सुनवाई की जो मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। इस पर आगे सुनवाई होगी। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट के समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी की है। राहुल गांधी के सामने पायलट समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। भारत जोड़ो यात्रा का आपको बता दें आज 100वां दिन है और 100वें दिन पायलट समर्थकों ने नारेबाजी करके गहलोत गुट पर लीड लेने की कोशिश की है। तो राहुल गांधी की मौजूदगी में सचिन पायलट को लेकर नारेबाजी हुई। उस नारेबाजी का अगर लबो-लबाब समझे तो उसमें कहा गया कि पायलट को कमान सौंप देनी चाहिए राजस्थान की। तो दौसा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 100वां दिन और ऐसे में नारे लगे हैं पायलट को लेकर। और जो खेमेबाजी राजस्थान में गहलोत गुट और पायलट गुट देखा जाता रहा है, एक बार फिर से पायलट समर्थक हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए जमकर नारेबाजी वहां पर पायलट के समर्थन में लगी और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अब पायलट को आगे लाना चाहिए और राज्य की कमान उनके कंधों पर डाल देनी चाहिए। राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का ये 12वां दिन है। एक मैसेज था कि पार्टी में सब यूनाइटेड है, लेकिन दौसा में भीड़ देखिए जो सचिन पायलट के फेवर में जो है जिस तरह के नारे लग रहे हैं। आप देखिए यहाँ एक ही नारा लग रहा है कि सचिन पायलट जो है
उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कौन होना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? सचिन पायलट। नहीं, सचिन पायलट। सचिन पायलट। तो आप देखिए कि यहाँ लोगों में जो फैन फॉलोइंग है, आप बताइए कौन होना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? पायलट जिंदाबाद। सचिन पायलट ये कांग्रेस का जो गढ़ है वो सचिन पायलट और उनके पिता राजेश पायलट का गढ़ माना जाता है। यहाँ से लगातार उन्होंने कई लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। तो देख सकते हैं कि आखिर फिलहाल जो एकता दिख रही है वो इंटरवल है या पिक्चर अभी मेरी बाकी है दोस्त। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दौसा से जय किशन शर्मा, आज तक। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये राजस्थान के दौसा की तस्वीरें हैं जहां पर भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ा, राजस्थान पहुंचा 10वां दिन वहां पर, लेकिन पूरे 100 दिन हो चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के। लेकिन जब दौसा में ये यात्रा पहुंची है तो राहुल गांधी को लेकर नारे लगे, उनके जिंदाबाद के नारे लगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक और नारा वहां पर गूंजा, वो पायलट को लेकर था। पायलट के समर्थक वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर पायलट को चाहते हैं। जो खेमेबाजी की बात, जैसा जय किशन भी कह रहे हैं कि खेमेबाजी वाली बातें एक बार फिर से दिखती नजर आ रही है। चाहे अशोक गहलोत गुट हो या पायलट गुट हो, मौके नहीं छोड़ते हैं ये गुट। जब भी ऐसी स्थितियां होती हैं तो वो अपने नेता को लेकर नारेबाजी करते हैं। और यहां राहुल गांधी की उपस्थिति में पायलट को लेकर जमकर नारेबाजी हुई, उनको सीएम बनाने की मांग हुई। शेर आया, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। इसके अलावा पायलट को लेकर उनके समर्थन में यहां नारे लगते नजर आए हैं। तो राजस्थान की ये तस्वीरें जहां पर ढेरों समर्थक आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं और वहां वो अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत पायलट के लिए भी शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी के सामने पायलट को लेकर बयान, नारेबाजी, इन समर्थकों की सीएम बनाने की मांग है। अभी दौसा में ही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 100वां दिन है। और जब दौसा में एंट्री की भारत जोड़ो यात्रा ने तो उस समय राहुल गांधी के सामने जमकर पायलट समर्थक गुट पायलट का नारा लगाते हुए उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के लिए नारा लगाते नजर आए। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ पुलिस को केस मजबूत हुआ है। महरौली के जंगल से पुलिस ने जो हड्डियां बरामद की वो श्रद्धा की ही निकली। देश को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा वालकर हत्याकांड में ये सवाल उठ रहे थे कि 6 महीने बाद कितने सबूत बचे होंगे जिन्हें पुलिस अदालत में पेश कर पाएगी। हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने पुलिस के सामने श्रद्धा के 35 टुकड़े करने और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूली थी, पर जब तक सबूत न मिल जाए केस कमजोर होता है। फिलहाल सबूतों के मामले में पुलिस के हाथ मजबूत होते दिख रहे हैं। आफ्ताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने हड्डियों के जो टुकड़े महरौली के जंगल से, मैदानगढ़ी के तालाब से और गुरुग्राम से बरामद किए थे, उनका डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गया है। दिल्ली पुलिस को सीएफएसएल की डीएनए रिपोर्ट मिल चुकी है। पुलिस को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिली है। लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। आफ्ताब ने सबसे पहले दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कबूल किया था कि उसने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की थी। महाराष्ट्र के वसई की श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला के साथ दिल्ली में रहने आई थी। 18 मई के बाद से अचानक जब उसने दोस्तों के फोन का जवाब देना बंद कर दिया तो दोस्तों ने श्रद्धा के पिता को बताया और श्रद्धा के पिता पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। तब जाकर श्रद्धा के कत्ल का खुलासा हुआ। कत्ल के दिन श्रद्धा ने जो कपड़े पहने हुए थे उनमें से भी कुछ बरामद कर लिए गए हैं। ये कपड़े जंगल से मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। ये डीएनए रिपोर्ट श्रद्धा से मैच कर गए हैं। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हड्डियां दिल्ली पुलिस ने सीएफएसएल जांच के लिए भेजी थी उन्हें पुलिस ने आफ्ताब की निशानदेही पर ही बरामद किया था और जो खून के कतरे आफ्ताब के किराए के फ्लैट से मिले थे वो भी श्रद्धा से मैच कर गए। ये अब तक का इस केस में सबसे बड़ा सबूत है और दिल्ली पुलिस अब ये मान के चल रही है कि अब तक की जो जांच थी वो भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
इस केस में पुलिस को 3 रिपोर्ट्स का इंतजार था, जिनमें से 2 रिपोर्ट डीएनए और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। आफताब के छतरपुर स्थित किराए के फ्लैट में किचन, बाथरूम और बेडरूम से जो खून के धब्बे मिले थे वो भी श्रद्धा के डीएनए से मैच कर गए हैं। आफताब पूनावाला इस समय तिहाड़ जेल में है। अगर जरूरत होगी तो पुलिस कोर्ट की अनुमति लेकर आफताब से फिर पूछताछ कर सकती है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस छतरपुर स्थित आफताब के फ्लैट पर भी पहुंची। इस वक्त मेरी मौजूदगी आफताब पूनावाला के घर के नीचे है, जहां पर पुलिस की एक टीम मौजूद है। यहां पर लगातार एविडेंसेस को, यानी कि सबूतों को इकट्ठा करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। कहा जा रहा था कि साइंटिफिक एविडेंस जो है वो पुलिस ले रही है और यहां पर फिलहाल यही सब कोशिश है कि किस तरह से और भी ज्यादा मामले को जो है कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से जो साबित है वो किया जा सकता है। जिस तरह से जो हड्डियां यहाँ से महरौली के जंगलों से बरामद हुई थी, उसके अलावा यहाँ पर जो बाथरूम था उसके बीच में जो खून के दाग थे टाइल्स के बीच से फंसे हुए, उन्हें बरामद किया गया था। और जो जबड़ा था श्रद्धा के सिर का, वो इन तीनों ही चीजों को श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच किया गया। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और उनकी स्टडी के बाद अगर उनके मन में कोई शंका या सवाल आता है तो पुलिस एक्सपर्ट्स को वापस भेजकर जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। श्रद्धा वालकर के परिवार और दोस्तों को भी उम्मीद है कि डीएनए मैच के बाद आफताब पूनावाला को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। अभी देखते हैं दिल्ली जाके हम लोग से क्या बात करेंगे और कैसे, लेकिन हम लोग को पूरा भरोसा है उन लोग पे कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर इस केस में 2 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।